हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। गुड आफ्टरनून टू ऑल दी स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 28 जनवरी 2022 के, जिसमें आप दो बेस्ट इमेजेस यहाँ पे देख रहे हो, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखना है। लेकिन उससे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लॉगिन कर ले अपनी ईमेल आईडी के थ्रू और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन आप बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। लेकिन इसमें हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे? हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेंगे। डेली में 3 सेक्शंस होंगे, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज सेक्शन। लेकिन ये तीनों चीजें जो हैं वो आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर ही असेस कर सकते हो, और क्विज जो है वो डेली आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। वीकली सेक्शन होगा, उसमें भी 3 सेक्शंस होंगे, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज वीकली बेसिस पे आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट करोगे। मंथली सेक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 तरह की पीडीएफ्स आपको मिल रही हैं। डिटेल करंट अफेयर की, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट की, बेस्ट 100 करंट अफेयर वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, और चौथी पीडीएफ होगी पॉकेट पीडीएफ, जिसमें 2 लाइन में 3 लाइन में आपको करंट अफेयर मिल जाएगा, ताकि जल्दी जल्दी में आप इसको रिवाइज कर सको। लेकिन आपकी परफॉर्मेंस को और अच्छा करने के लिए हम आपको 20 अलग अलग तरह की टॉपिक वाइज पीडीएफ दे रहे हैं, ताकि एक टॉपिक, 2 टॉपिक को अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो आप टॉपिक वाइज पीडीएफ से कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट हैं तो हम आपको 3 सेक्शंस देंगे, जो कि सिर्फ बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड होंगे। एक में डिटेल होगी, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, क्विज होगा। क्विज आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर ही अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन वो मंथली बेसिस पे अटेम्प्ट कर सकते हो। इसी तरह से आपको एक एग्जाम पीडीएफ मिलेगी, जिसमें जितना भी करंट अफेयर जा चुका है 2021 का, उसको रिवाइज करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे मिलेगा, और इसमें आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर भी बताए जाएंगे, जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे से एग्जामिनर बना सकता है। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको हर स्टेट का करंट अफेयर प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपकी स्टेट परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके। तो इसी तरह से ये सारे करंट अफेयर आपको मिलेंगे, लेकिन इकट्ठे मिलेंगे। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी हमारी एप्लीकेशन के ऊपर, तो डाउनलोड कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लॉगिन कर ले ईमेल आईडी के थ्रू, और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। लेकिन दोस्तों, एक बात याद रखनी है कि अगर आप नए स्टूडेंट हैं, अपनी प्रेपरेशन को स्टार्ट करें, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप 2 साल का बाय करें, क्योंकि 2022 में 2022 का लोगे तो वो बहुत कॉस्टली होगा। अभी बाय कर लोगे तो बहुत ज्यादा फायदे में रहोगे, और इसमें आपको दोनों सब्सक्रिप्शन में 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है, अगर आप इस कोड का यूज करेंगे ASH10 का। और इस ईमेल आईडी और इस नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि कोई भी किसी भी तरह का आपको डाउट है। तो स्टार्ट करते हैं 28 जनवरी 2022 का करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले यार, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि हर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट में एक मात्र क्वेश्चन जो है वो हम कवर करने वाले हैं, किसको वायुसेना मेडल जो है वो 73rd रिपब्लिक डे में दिया गया। तो आप सबको पता है कि 26 जनवरी को हमने 73rd रिपब्लिक डे जो है वो मनाया, उसमें ये वायुसेना मेडल जो है वो दिया गया, और ये मिला है स्क्वाड्रन लीडर सूरज नायर को। और उनको ये उनकी बहादुरी के लिए जो है मिला है, और खास करके अपनी जान को दांव पे लगा के उन्होंने बहुत से लोगों की नक्सलाइट एरिया में जो है वो जान बचाई है। नक्सलाइट एरिया से प्रभावित एरिया में जो है बहुत से लोग फंसे हुए हैं, तो वहां पे बहुत से लोगों की जान बचाने के लिए सूरज नायर को जो है वायुसेना मेडल से सम्मानित किया गया, और ये प्रेसिडेंट की तरफ से ये मेडल जो है वो दिया जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रिपब्लिक डे है बहुत ही धूमधाम से जो है मनाया गया। इसमें 12 स्टेट्स की झांकियां जो है वो प्रदर्शित की गई, अलग अलग तरह के टैब्लू मतलब झांकियां जो है प्रदर्शित की गई। इसमें 9 अलग अलग मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स ने भी जो है हिस्सा लिया, मतलब उनकी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की झांकियां जो है वहां पे निकाली गई। इन 12 स्टेट्स में आप कह सकते हो कि हरियाणा है, छत्तीसगढ़ है, गोवा है, जम्मू एंड कश्मीर स्पेशली इसमें रखा गया, कर्नाटका, महाराष्ट्र, इन सारी स्टेट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और आपने याद रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से जब उन्होंने अपनी झांकी जो है वो निकाली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, तो वहां पे इसको लीड किया विजय कुमार मिश्रा ने। विजय कुमार मिश्रा नाम याद रख सकते हैं। और प्रेसिडेंट ने साथ ही साथ जो है वो प्रेसिडेंट तट रक्षक मेडल भी जो है वो प्रदान किया, जिसको तट रक्षक मेडल या TM के नाम से जाना जाता है, और ये इंडियन कोस्ट गार्ड पर्सोनल को दिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है तट रक्षक मेडल या तट रक्षक अवार्ड, आपने याद रखना है। ये खास करके उनकी जो बहुत ही अच्छी सर्विसेज हैं, या आप कह सकते हो उनकी डिवोशन है, उनकी आस्था है अपनी ड्यूटी के लिए, इसलिए उन इंडियन कोस्ट गार्ड में जो भी लोग काम करते हैं उन सबको इस मेडल से सम्मानित किया गया, जिसका नाम है प्रेसिडेंट तट रक्षक मेडल। और इस पूरे समारोह के अंदर 384 गैलेंट्री और भी डिफेंस जो है वो अवार्ड्स दिए गए आर्म्ड फोर्सेस को। एज सच आपको सारे के सारे याद रखने की जो है वो ज़रूरत नहीं है, लेकिन इंडियन कोस्ट गार्ड को ये जो अवार्ड दिया जाता है ये हर रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे पे दिया जाता है, जो कि जनवरी 1990 से जो है वो इसकी शुरुआत की गई थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट मेडल्स हैं, इसलिए आपने याद रखना है। लेकिन जो पद्म विभूषण है, पद्म श्री हैं,
या पद्म भूषण है, ये हम एक अलग से वीडियो में कवर कर रहे हैं, तो इस वीडियो में हम उसको कवर नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो 3 नाम और, जैसे सुमित दीमन का आप नाम देख रहे हो, इनको रिसेंटली तट रक्षक मेडल जो है वो गैलेंट्री के लिए दिया गया, इनकी बहादुरी के लिए ये अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट मनीष विशाल पाठक, इनको भी जो है प्रेसिडेंट ये तट रक्षक मेडल जो है वो दिया गया, ये उनकी डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए जो उन्होंने देश के लिए निभाई। नीरज चोपड़ा बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो इनको मेडल दिया गया, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है नीरज चोपड़ा, और सूबेदार रैंक के ऊपर जो है वो इंडियन आर्मी में जो है वो इनको रिक्रूट किया गया था, और इनको एक मेडल मिलता है जिसका नाम है परम विशिष्ट, याद रखोगे, परम विशिष्ट सेवा मेडल, ये मिला है नीरज चोपड़ा को। और इनको 4 राजपूताना राइफल में डायरेक्ट एंट्री मिली थी नायब सूबेदार के रैंक पे 2016 में, तो इनको परम विशिष्ट सेवा मेडल जो है वो दिया गया है। तो सारे के सारे मेडल याद रखने हैं, खास करके इसमें इंपॉर्टेंट है सूरज नायर का नाम और नीरज चोपड़ा जी का। इसके साथ ही आते हैं अगले सेक्शन के ऊपर, जो कि है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन। लेकिन वीडियो को लाइक करना है, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर सकते हैं। और पहला क्वेश्चन है, कौन सी स्टेट ने ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव को लॉन्च किया है ताकि लोगों को कोविड स्ट्रेस से जो है वो मुक्ति जो है वो दिलाई जा सके, मतलब जो उनके मन में चल रहा है, जो स्ट्रेस्ड हैं लोग, जिनको डिप्रेशन है, तो उनसे बचा जा सकता है। तो ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव जो है वो कौन सी स्टेट की तरफ से चलाया गया है, तो याद रखना है ये चलाया है कर्नाटका ने। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप स्लाइड से भी याद रख सकते हैं, आंसर क्या होगा, सी होगा। तो कर्नाटका के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं के सुधाकर जी, उन्होंने इस इनिशिएटिव को जो है वो लॉन्च किया है। तो आप देख सकते हैं इसमें क्या होगा, लोगों की हेल्प की जाएगी ताकि वो मेंटल हेल्थ इश्यूज को डॉक्टर्स के साथ जो है वो डिस्कस कर सकें, और डॉक्टर्स विल बी ट्रेन्ड इन स्क्रीनिंग एंड ट्रीटिंग मेंटल हेल्थ पेशेंट्स, और डॉक्टर्स को भी इसी तरह से जो है वो ट्रेनिंग दी गई है ताकि वो एक प्लेटफॉर्म के ऊपर पेशेंट से बात करें और उनका जो मेंटल हेल्थ स्टेटस है उसको जांचे, और अगर कोई भी इशू है तो उसको यहाँ पे रिजॉल्व किया जा सके। लेकिन फिलहाल इसको डेमो बेसिस पे 3 ही डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो स्टार्ट किया गया है। एक तो बेंगलुरु में स्टार्ट किया गया है, एक कोलार में स्टार्ट किया गया, बहुत ही फेमस गोल्ड माइन है यहाँ पे कोलार गोल्ड माइन के नाम से, एक चिकबालापुर में जो है वो इसको स्टार्ट किया गया है। तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स में अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ, खास करके जो कर्नाटका के स्टूडेंट है उन्होंने इसको जरूर याद रखना है। लेकिन इसको 2 ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर जो है वो चलाया है, एक तो हमारे पास नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, नीति आयोग है, और दूसरा इंस्टीट्यूशन हमारे पास है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस, याद रखना है, एंड न्यूरो साइंसेस, NIMHNS, याद रखना है, दोनों ने मिलकर इसको चलाया है। और कर्नाटका के बारे में याद रखेंगे, खास करके इंपॉर्टेंट है कर्नाटका, इसके जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं हमारे पास बसवराज बोम्मई जी, और यहाँ के जो गवर्नर हैं, पहले मिनिस्टर होते थे थावरचंद गहलोत जी। और यहाँ पे आपको मिलेंगे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स। यहाँ पे आपको मिल जाएगा दांदेली नेशनल पार्क, याद रखोगे दांदेली। यहीं पे आपको मिलेगा काली टाइगर रिजर्व, कुद्रेमुख एक बहुत ही फेमस आयरन और माइन भी है, कुद्रेमुख नेशनल पार्क भी है, नगर होल नेशनल पार्क है बहुत फेमस, बांदीपुर नेशनल पार्क मिल जाएगा, यहीं पे आपको मिलेगा बानेरगट्टा नेशनल पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सारे के सारे आपने जरूर याद रखने हैं। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, व्हाट इज द नेम ऑफ द ज्वाइंट इंट्रा थिएटर मैरीटाइम एक्सरसाइज, उसका नाम आपने बताना है, जो रिसेंटली इंडियन नेवी की तरफ से जो है वो की गई है और अरेबियन सी में की गई है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको भी आप स्लाइड से याद रख सकते हो। उसका मैं दूसरा नाम बताता हूँ एक्सरसाइज का, XPL-22 भी कहा गया है। कहाँ पे हुई है, अरेबियन सी में हुई है, एग्जामिनर आपको पूछ सकता है कि कहाँ पे हुई है, और इसका नाम क्या है, पश्चिम लहर। तो आंसर क्या होगा इसका, डी होगा। और खास बात इस एक्सरसाइज में क्या है कि इसमें इंडियन नेवी की तरफ से तो पार्टिसिपेशन दी ही गई है, लेकिन साथ में इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और कोस्ट गार्ड ने भी जो है वो मिलके यहाँ पे काम किया है। और इसको खास करके जो आप कह सकते हो वेस्टर्न नेवल कमांड है उसकी तरफ से जो है वो इसको परफॉर्म किया जाता है, और ताकि तीनों या आप कह सकते हो चारों सेनाओं के अंदर, लाइक इंडियन एयरफोर्स है, इंडियन आर्मी है, कोस्ट गार्ड है और इंडियन नेवी है, इनके बीच में जो है वो हम टाई अप जो है वो इंक्रीज कर सकें, और साथ में इनके बीच में जो है कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो एक पार्टिसिपेशन जो है वो चारों के बीच में इस तरह से क्रिएट की जाए ताकि इकट्ठे किसी भी कंडीशन में काम कर सकते हैं। इसका मतलब एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देती है ये एक्सरसाइज ताकि सारी फोर्सेस इकट्ठे होके एक सही कंडीशन में काम कर सके, ताकि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो दोनों या चारों के बीच में कोई तालमेल जो है वो देखने को मिले।
और अलग अलग इसमें शिप्स ने पार्टिसिपेट किया। 40 तरह की अलग अलग शिप्स इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। इसमें पोसाइडन 8i जो हमने यूएसए से लिया वो भी पार्टिसिपेट करता है। इसमें लाइक काफ़ी ड्रोन्स ने पार्टिसिपेट किया, मिग एयरक्राफ्ट ने इसमें पार्टिसिपेट किया। अगर आप देखोगे इसमें ऑफशोर पेट्रोल वेसल और फास्ट पेट्रोल वेसल्स ने भी जो है वो पार्टिसिपेट किया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हो कि इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और कोस्ट गार्ड के बीच की एक एक्सरसाइज है जिसका नाम क्या है, पश्चिम लहर, या इसको कहते हैं XPL-22। लेकिन बाकी जो आप यहाँ पे नाम देख रहे हो ये भी दोस्तों रिसेंटली 2021 में एक्सरसाइज की गई हैं। जैसे आप देख सकते हो सबसे पहले ट्रॉपिक्स 21 2021 में ये एक्सरसाइज हुई थी, इंडियन ओशन वाली साइड पे ये एक्सरसाइज हुई। और ये भी दोस्तों इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और आप कह सकते हो कोस्ट गार्ड और इंडियन एयरफोर्स के बीच में ये एक्सरसाइज की गई। नेक्स्ट है समुंदर सेतु 2, इसमें बहुत सी शिप्स ने जो है वो पार्टिसिपेट किया, इंडियन नेवी की ये एक्सरसाइज रही। इसमें INS कलकत्ता, INS कोच्चि, INS तलवर, इन सारी शिप्स ने पार्टिसिपेट किया। पैनेक्स 21 बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बहुत सी कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। इसमें इंडिया ने, इसमें बांग्लादेश है, बांग्लादेश, नेपाल है, इसमें भूटान, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड, इन कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया। मतलब टोटल 6 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और ये एक्सरसाइज रिसेंटली कहाँ पे की गई, पूना, महाराष्ट्र के अंदर। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, कौन सी स्टेट ने ग्राम वन या विलेज वन इनिशिएटिव लॉन्च किया है कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, सारी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर नहीं, उस स्टेट की। तो आप याद रख सकते हो ये टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो स्टेट ने स्टार्ट किया है। ग्राम वन का मतलब है कि सारी की सारी सर्विसेज जो हैं वो गांव तक पहुंचाई जा सके जो सरकार प्रोवाइड कर रही है। फिर से हमारे पास नाम क्या आएगा, कर्नाटका आएगा। तो एक ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च किया ताकि लोगों को स्ट्रेस ना हो सके। और एक आपने याद रखना है कि इन्होंने लॉन्च किया है ग्राम वन इनिशिएटिव, और ये 12 डिस्ट्रिक्ट्स में लॉन्च किया गया है ताकि जितनी भी सर्विसेज हैं वो लोगों तक पहुंचाई जा सके जो लोग गांव में रहते हैं। तो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई जी ने इस ग्राम वन इनिशिएटिव को 12 डिस्ट्रिक्ट्स में लॉन्च किया। तो ग्राम वन एक टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्विसेज है जो कि आप कह सकते हो कि जितनी भी सरकार की सर्विसेज हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स की तरफ से दी जा रही है, चाहे वो एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, रेवेन्यू है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जो कोई भी डिपार्टमेंट है वो सारी आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगी। मतलब गवर्नमेंट की जितनी भी सर्विसेज हैं वो एक ही जगह पे आप जो है वो रूरल एरियाज में असेस कर सकते हो। और कम से कम 100 गवर्नमेंट सर्विसेज जो हैं वो इसके अंदर अभी दी जा रही हैं और भी इसमें धीरे धीरे करके ऐड की जाएंगी। और अभी ये कुछ ही ग्राम पंचायत, मतलब आप कह सकते हो 12 डिस्ट्रिक्ट्स की ग्राम पंचायत में लागू हुआ है, लेकिन धीरे धीरे करके ये सारी डिस्ट्रिक्ट्स में जो है जितनी भी ग्राम पंचायत हैं सभी में कवर कर दिया जाएगा। और ये टारगेट है कि मार्च 2022 तक इसमें सारी की सारी डिस्ट्रिक्ट्स को कवर कर लिया जाएगा। इवन एक स्पेशल सेल भी जो है वो इसके लिए बना दिया गया है जो कि ये ध्यान में रखेगा कि सारी की सारी सर्विसेज लोगों तक पहुंच रही हैं और जितनी भी सर्विसेज हैं लोग उसका फ़ायदा उठा भी रहे हैं या नहीं उठा रहे हैं। तो जितनी भी लोगों की प्रॉब्लम है और जितना भी वो पैसा खर्च कर रहे हैं, क्या उनको उतने ही टाइम में, उतने ही पैसों में जो है वो सर्विसेज पहुंच रही है, इस चीज़ का ध्यान जो है वो ये सेल रखेगा। तो इसलिए याद रखना है कौन सी स्टेट की बात कर रहे हैं, कर्नाटका। ऑलरेडी हम सारी चीज़ें कर्नाटका के बारे में कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। एक बुक लिखी गई है लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। आपको पता है कि इस साल जो है वो हम 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट कर रहे हैं 2022 में। ये बुक किसने लिखी है, अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ये बुक जो है वो हमारे 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस का पूरा लेखा जोखा जो है वो बता देता है। और ये बुक लिखी है बहुत ही फेमस चिल्ड्रन ऑथर हैं, चिल्ड्रन बुक्स लिखते हैं ये बच्चों के लिए, रस्किन बॉन्ड। तो नाम याद रखेंगे, रस्किन बॉन्ड। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक सुंदर सा कवर पेज, ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया, और ये लिखी है रस्किन बॉन्ड ने। और बुक जो है वो फिजिकली और स्पिरिचुअली जो है इंडिया और उसको हाईलाइट करती है, पिछले 75 साल जो है वो किस तरह से नेशन ने जो है वो तरक्की की है उसके बारे में ये बताती है। और 26 जनवरी को जो है वो 75 ईयर, आप कह सकते हो कि इस साल जो है वो 73rd रिपब्लिक डे, लेकिन 75th ईयर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पूरा साल जो है वो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और रस्किन बॉन्ड जो है वो इंडिया के फेमस चिल्ड्रन बुक ऑथर जो है वो रह चुके हैं। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, इनका जन्म हिमाचल प्रदेश में हुआ है। और इनकी बहुत ही फेमस बुक्स हैं, जैसे द ब्लू अम्ब्रेला, याद रख सकते हो ब्लू अम्ब्रेला। एक है दिल्ली इज़ नॉट फार, दिल्ली इज़ नॉट फार। एक है द फ्लाइट ऑफ पिजन्स, याद रख सकते हो द फ्लाइट ऑफ पिजन्स। द नाइट ट्रेन एट देओली। और इनकी पहली जो बुक थी वो याद रख सकते हो, बहुत ही बार पूछा जाता है क्वेश्चन, द रूम ऑन द रूफ, द रूम ऑन द रूफ। ये इनकी पहली बुक थी, फर्स्ट बुक थी ये रस्किन बॉन्ड की।
लेकिन बाकी जो दो ऑथर देख रहे हो, तीन ऑथर आप यहाँ पे देख रहे हो, ये तीनों के तीनों बहुत फेमस है और इन तीनों की बुक्स है वो रिसेंटली पब्लिश हुई थी। जैसे रचना बिष्ट रावत का आप नाम देख रहे हो, इन्होंने बुक लिखी थी 1971 वॉर के ऊपर, चार्ज ऑफ गोरखास एंड दी अदर स्टोरीज, की किस तरह से जो गोरखा रेजिमेंट है हमारा उन्होंने परफॉर्म किया 1971 की वॉर में, उसके बारे में लिखा हुआ है। गौतम चिंतामणि, इन्होंने लिखा है द मिडवे बैटल, द मिडवे बैटल, ये बुक का नाम है। मोदीज रोलर कोस्टल सेकंड टर्म, तो इन्होंने मोदी जी का जो इनिशिएटिव्स हैं इकोनॉमिकल बेसिस पे, सोशल बेसिस पे जो उन्होंने किए, खास करके जो सेकंड टर्म उनका चल रहा है उसके बारे में उन्होंने बताया हुआ है। डॉक्टर रेखा चौधरी, इन्होंने बुक लिखी है इंडियाज एंशियंट लेगेसी, इंडियाज एंशियंट लेगेसी, लेगेसी ऑफ वेलनेस, ऑफ वेलनेस, मतलब किस तरह से पुराने तरीकों से हम ठीक हो सकते हैं उसके बारे में इन्होंने बताया हुआ और अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। सारी की सारी बुक्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो रस्किन बॉन्ड का यहाँ पे नाम है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी स्टेट ने रिसेंटली अप्रूव किया है कि वो अपनी स्टेट में 13 और डिस्ट्रिक्ट्स क्रिएट करेंगे? देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए ये क्वेश्चन क्योंकि एक साथ 13 डिस्ट्रिक्ट्स को जो है वो बनाया जा रहा है। और ये कौन सी स्टेट है जो 13 डिस्ट्रिक्ट्स को और बनाएगी? क्योंकि ऑलरेडी 13 हैं, 13 और बन जाएंगी तो कितनी हो जाएंगी उस स्टेट में? 26 हो जाएंगी। और ये स्टेट है हमारे पास आंध्र प्रदेश, तो आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। और ये 13 जो डिस्ट्रिक्ट्स और बनाई जाएंगी तो ये अप्रैल 2022 तक कंप्लीट हो जाएंगी, क्योंकि अप्रैल 2022 में जो है ये तेलुगु न्यू ईयर जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, जिसके कारण जो है ये 13 डिस्ट्रिक्ट्स का काम जो है वो उस महीने में पूरा किया जाएगा। तो आप कह सकते हो आंध्र प्रदेश जो है उन्होंने ये क्रिएट कर दिया है रिकॉर्ड कि 13 डिस्ट्रिक्ट जो है वो हम एक साथ जो है वो क्रिएट करने वाले हैं। और यहाँ पे आप उनके चीफ मिनिस्टर देख सकते हो आंध्र प्रदेश के, और इनका नाम क्या है? वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी। अपनी स्कीम्स के लिए जाने जाते हैं अलग अलग तरह की, जगन मोहन रेड्डी जी। तो आप कह सकते हो लास्ट नई डिस्ट्रिक्ट इन्होंने जो क्रिएट की थी वो 1979 में की थी। तब आंध्र प्रदेश एक था, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में डिवाइडेड नहीं था, अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश था, और इसका नाम था विजयनगरम। ये डिस्ट्रिक्ट जो है वो लास्ट टाइम क्रिएट की गई थी। अब 13 डिस्ट्रिक्ट जो है वो नई क्रिएट की जा रही हैं। तेलुगु न्यू ईयर अप्रैल 2022 में ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर दिया जाएगा। और आंध्र प्रदेश के बारे में याद रखना है, ओनली स्टेट है जिसकी कितनी कैपिटल्स हैं? 3 कैपिटल्स हैं दोस्तों। एक तो है विशाखापट्टनम, याद रखोगे, विशाखापट्टनम एग्जेक्टिव कैपिटल है। एक है इसकी अमरावती, याद रखोगे अमरावती, अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल है। और एक हमारे पास है कुरनूल, कुरनूल जो है वो कौन सी है? जुडिशियल कैपिटल है। और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी जी हैं, जगन मोहन रेड्डी। और यहाँ के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन, विश्वभूषण हरिचंदन। और यहाँ पे आपको 3 नेशनल पार्क्स मिल जाएंगे। पापीकोंडा नेशनल पार्क मिल जाएगा, बहुत ही फेमस। राजीव गांधी नेशनल पार्क मिल जाएगा, जिसको आप रामेश्वरम नेशनल पार्क भी कहते हैं। और एक मिल जाएगा श्री वेंकटेश्वरा, श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क। तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हु वन मेन सिंगल टाइटल एट सिडनी टेनिस क्लासिकल फाइनल? तो 2022 का ये सिडनी टेनिस टाइटल जो है वो किसने जीता है मेन सिंगल के अंदर? क्वेश्चन को सिर्फ स्लाइड से याद रख ले क्योंकि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सिडनी टाइटल जो है वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट टूर्नामेंट है टेनिस का, इसलिए आप इसको जो है वेरी इंपॉर्टेंट में कवर कर रहे हो। और नाम क्या है इनका? असलन, असलन करातसेव। आंसर होगा बी। कहाँ से बिलोंग करते हैं? रशिया से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने हराया किसको है? एंडी मरे को हराया है, मतलब रनर अप जो है वो कौन है? एंडी मुरे हैं। तो याद रखना है असलन करस्तेव जो कि वर्ल्ड नंबर 15th रैंकिंग पे आते हैं, रशियन प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर हैं। इन्होंने एंडी मुरे को हराया है और मेन सिंगल्स 2022 का सिडनी टेनिस क्लासिकल टाइटल जो है वो जीत लिया है। और ये टूर्नामेंट रिसेंटली सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हुआ है और 10th से लेके 15th ऑफ जैन के बीच में इसको खेला गया, तो मेंस कैटेगरी के अंदर। और वुमेन्स कैटेगरी के अंदर आप देख सकते हो पॉला बाडोसा ने इस टाइटल को जीता है, जो कि कहाँ से बिलोंग करती हैं? स्पेन से बिलोंग करती हैं। मेंस डबल्स में जॉन पीर्स और फिलिप पोलासेक ने इसको जीता है। वुमेन डबल्स में आना डेनिलिना और बियाटिस ने इसको जीता, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपने वुमेन सिंगल को एक बार देख लेना है और मेन सिंगल को देख लेना है, और मेन डबल और वुमेन डबल को आप छोड़ दो, यहाँ पे सिर्फ इसी को देखना है। और इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट मैं इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेनिस टूर्नामेंट है पूरे वर्ल्ड का। 1885 में ये टूर्नामेंट जो है वो स्टार्ट हुआ था और ये हार्ड कोर्ट में जो है वो खेला जाता है सिडनी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसको सिर्फ स्लाइड से ही याद रखना है। और आप देख सकते हो ये इनका पहला सिंगल टाइटल है इस साल का, असलान का, और ये तीसरा टाइटल है उनके करियर का। इवन असलन कारातसेव जो है वो सिल्वर मेडल भी जीत चुके हैं मिक्स डबल्स के अंदर। इनकी पार्टनरशिप थी एलेना वेस्निना से और इन्होंने 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में ये सिल्वर मेडल जो है वो जीता था, इसलिए ये प्लेयर जो है हम कवर कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर सिल्वर मेडल मिक्स डबल्स टेनिस टूर्नामेंट के अंदर जीता था। इसके साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर।
बहुत ही फेमस प्लेयर, लेकिन किस गेम के? चरणजीत सिंह जी, उनका देहांत हो गया है। आज द डरप्यून और बहुत से न्यूज़पेपर ने इनके बारे में जो है वो हेडलाइन को कवर किया है। तो बताएंगे चरणजीत सिंह, जो कि एक लेजेंडरी प्लेयर हैं और इस टीम को, अपनी टीम को जो है वो इस गेम की बहुत आगे तक लेके गए हैं और ये बहुत ही लेजेंडरी प्लेयर हैं। कौन सी गेम के थे? हॉकी के। तो याद रखना है, पद्मश्री से सम्मानित चरणजीत सिंह जी कैप्टन रह चुके हैं इंडियन हॉकी टीम के, और इस हॉकी टीम ने दोस्तों गोल्ड मेडल जीता था। गोल्ड मेडल जीता था जब ये क्या थे? कैप्टन थे 1964 की टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर। इसलिए ये प्लेयर जो है वो बहुत खास हैं। कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं? हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं। तो आप देख सकते हो चरणजीत सिंह जी, और इनका देहांत हो गया है। हॉकी के ये प्लेयर थे। और आप यहाँ पे देख सकते हो कैप्टन रह चुके हैं इंडियन हॉकी टीम के। मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ 1964 की टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर। ऑलरेडी ऑलरेडी ये जो हैं वो उस टीम का भी हिस्सा रह चुके हैं जिन्होंने 1960 ओलंपिक्स के अंदर जो है वो सिल्वर मेडल जीता था। इंडियन हॉकी टीम ने जब सिल्वर मेडल जीता था 1960 में, तब भी ये उस टीम का हिस्सा थे, लेकिन तब कैप्टन नहीं थे। और 1962 में ये एशियन गेम्स में भी जो है वो हिस्सा थे इस टीम का, जब इन्होंने सिल्वर मेडल जो है वो एशियन गेम्स में जीता था इंडियन हॉकी ने। और इंडियन हॉकी टीम से रिटायर होने के बाद ये फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर भी रह चुके हैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला के अंदर। और इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया 1964 में स्पोर्ट्स के अंदर, और इनको अर्जुन अवार्ड भी जो है वो दिया गया 1964 में हॉकी के लिए। तो इसलिए ये प्लेयर बहुत खास हैं और हर न्यूज़पेपर ने इनको कवर किया है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी आप इसको कवर कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आते हैं, कौन सी स्टेट ने मना ओरू मना बाड़ी प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया है? तो बहुत ही सिंपल है, ये एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए जो है वो स्टार्ट किया गया है। और ये स्टेट कौन सी है? तेलंगाना। और खास करके तेलंगाना के जो स्कूल्स होंगे उसमें इंग्लिश लैंग्वेज को जो है वो पढ़ाया जाएगा, उसके बारे में ये है। खास करके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये लिखा हुआ था। तो आप देख सकते हो ये फोकस होगा कि जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है स्कूल्स का, गवर्नमेंट स्कूल्स का, और एजुकेशन है उसको इंप्रूव किया जा सके। और इसमें टोटल आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 73 करोड़ बजट जो है वो एलोकेट किया गया है। इसमें ऑलमोस्ट 20 लाख बच्चों को फायदा होगा। और आप कह सकते हो इसमें टोटल 26,065 स्कूल जो हैं वो क्या किए जाएंगे? कवर किए जाएंगे। बहुत बड़ी मात्रा में स्कूल्स को इसमें कवर किया जाएगा। और आप कह सकते हो पूरा का पूरा बजट जो है वो डिजिटल क्लासरूम को बनाने में, एडिशनल क्लासरूम और बनाने में, या फिर स्कूल्स में नई टेक्नोलॉजी का यूज करने के लिए खर्च जो है वो किया जाएगा। और ये प्रोग्राम कितने साल का है? 3 साल का ये प्रोग्राम है, जिसमें पहले फेज में जो है आप कह सकते हो ऑलमोस्ट 9,000 के आसपास जो है वो गवर्नमेंट और लोकल बॉडी स्कूल्स को कवर किया जाएगा। ये सारे स्कूल जो हैं वो गवर्नमेंट स्कूल्स और लोकल बॉडी स्कूल्स हैं। और गवर्नमेंट जो है वो इंग्लिश मीडियम को इंट्रोड्यूस करेगी नेक्स्ट एकेडमिक कैलेंडर से। तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का भी हिस्सा है। और ये बहुत बड़ी बात है कि तेलंगाना जैसी स्टेट में जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल्स को आगे बढ़ाया जा रहा है। और इसके लिए एक सब कमेटी जो है वो बना दी गई। एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो पी सबिता इंद्रा रेड्डी जी, उनकी देखरेख में जो है कमेटी बना दी है, ताकि इसके लिए पूरा का पूरा प्लान जो है वो तैयार किया जाए। और कैबिनेट ने ऑलरेडी जो है एक लेजिस्लेशन जो है वो पास करने के बारे में सोच लिया है, जिसमें वो फीस को रेगुलेट करेंगे कि इससे ज़्यादा फीस जो है वो प्राइवेट स्कूल्स नहीं रख सकते, जूनियर स्कूल्स नहीं रख सकते, डिग्री कॉलेजेस नहीं रख सकती। तो ये सारी की सारा जो है वो लेजिस्लेशन अभी तेलंगाना के अंदर तैयार किया जा रहा है। इवन ये प्रपोजल भी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट ने दे दिया है कि हम एक वुमेन यूनिवर्सिटी बना रहे हैं स्टेट के अंदर, और एक फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी जो है वो स्टेट के अंदर बना रहे हैं। तो तेलंगाना जो है वो नए नए इनिशिएटिव्स कर रहे हैं। अभी रिसेंटली 2014 में आप कह सकते हो कि एक नई स्टेट जो है वो क्रिएट की गई है। तो डेवलपमेंट के लिए अगर बहुत आगे जाना है, लेकिन आपने याद रखना है कि यहाँ की गवर्नर कौन है? तामिलिसाई सौंदरराजन। कौन है? तामिलिसाई सौंदरराजन। और ये पुडुचेरी का भी इनको एडिशनल चार्ज दिया गया, क्योंकि किरण बेदी जी ने रिजाइन कर दिया था, उसके बाद जो है वो आप कह सकते हो इनको एडिशनल चार्ज दिया गया। और के चंद्रशेखर राव जो है वो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। यहाँ पे आपको मिलेंगे 3 नेशनल पार्क, केबीआर नेशनल पार्क, काशू ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क, एक आपको मिलेगा महावीर हरीना नेशनल पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मिलेगा मृगावनी नेशनल पार्क। तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क तेलंगाना के अंदर। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, किसने एक बुक लिखी है? लिबर्टी आफ्टर फ्रीडम, ए हिस्ट्री ऑफ आर्टिकल 21, ड्यू प्रोसेस एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसमें आप कह सकते हो आर्टिकल 1 किस तरह से बना, किस तरह से आपको ये फंडामेंटल राइट मिला, उसके बारे में ये बुक लिखी गई है। और ये बुक लिखी है रोहन जे अल्वा ने। तो आंसर क्या होगा इसका? सी होगा। आप कह सकते हो एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, रोहन जे अल्वा, इन्होंने इस बुक को लिखा। आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर सा कवर पेज है। खास करके ये बुक किसके बारे में बताती है? आर्टिकल 21 के बारे में। तो आप सिंपल तरीके से याद कर सकते हो कि रोहन जे अल्वा जी आपको बता रहे हैं कि आर्टिकल 21 के अंदर आर्टिकल 21 के अंदर जो है वो क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। तो इससे आप थोड़ा सा इसको याद रख सकते हो और रिलेट कर सकते हो।
और ये बुक हार्पर कॉलिंस की तरफ से जो है वो पब्लिश की जाएगी। और इसमें बताया गया आर्टिकल 21 किस तरह से प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ के बारे में बताता है, किस तरह से आपको पर्सनल लिबर्टी प्रोवाइड करता है जो कि आपका एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21। और कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि आर्टिकल 21A भी है एक, वो राइट टू एजुकेशन के बारे में है, वो बाद में ऐड किया गया था दोस्तों 86th अमेंडमेंट 2002 के अंदर। लेकिन अभी हम बात करें आर्टिकल 21 के बारे में। लेकिन जो बाकी आप नाम देख रहे हो ये भी इंपॉर्टेंट ऑथर्स हैं, आप देख सकते हो मृदुला रमेश, इन्होंने बुक लिखी है एक वाटर शेड, याद रख सकते हो वाटर शेड, हाउ वी डिस्ट्रॉयड इंडिया वाटर एंड हाउ वी कैन सेव इट, किस तरह से हमने पानी का जो है वो गलत यूज किया है और आगे किस तरह से हम इसको जो है वो बचा सकते हैं। नेक्स्ट राहुल रावेल ने बुक लिखी है राज कपूर जी के बारे में, राज कपूर द मास्टर एट वर्क, ये नाम याद रख सकते हो, अपने आप में इंपॉर्टेंट बुक है। बालाकृष्णा मधुर ने बुक लिखी है एट होम इन द यूनिवर्स, एट होम इन द यूनिवर्स, ये बुक भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहली दो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। रिसेंटली मिस मिलेना साल्विनी का देहांत हो गया है, वो बहुत ही फेमस किस तरह की डांसर थी, ये आपने मुझे बताना है। आंसर क्या होगा, कथकली, तो ए जो है वो आंसर होगा। लेकिन एक बहुत ही खास बात है कि एक तो ये पद्मश्री इनको मिल चुका है, 84 ईयर्स की थी, इनका देहांत हो गया है, पेरिस में जो है वो इनका देहांत हुआ है। और ये कहाँ पे इनका जन्म हुआ था, इटली में इनका जन्म हुआ था, मतलब बाय बर्थ जो है वो इटली से बॉर्न थी ये, तो बाय बर्थ जो है वो ये इटली से बिलोंग करती थी। तो इस तरह से आपने चीज़ों को थोड़ा सा याद रखना है कि कथकली थी। और 1965 में जो है ये क्लासिकल डांस सीखने के लिए जो है वो केरला में आई थी, कथकली सीखने के लिए, और केरला का जो कलामंडलम है वहाँ पे इन्होंने शिक्षा ग्रहण की और वहाँ पे जो है वो क्लासिकल डांस को सीखा। तो मिस मिलेना साल्विनी का देहांत जो है वो यहाँ पे हो गया है। तो 1980 में किसी तरह से इन्होंने कलामंडलम कुटियट्टम या कुडियट्टम ट्रूप जो है वो केरला के अंदर जो है वो परफॉर्म किया, और साथ ही साथ इनको पूरे यूरोप में ट्रेवल करने के लिए परमिशन मिली, और उसकी फंडिंग जो है वो कौन करेगा, यूनेस्को जो है वो इसकी फंडिंग करेगा, बहुत बड़ी बात थी। और बाद में आप कह सकते हो इंडियन डांस फॉर्म्स की यूरोप के अंदर जो है वो ये एम्बेसडर भी बनी रही। और 2001 में यूनेस्को ने कुडियट्टम को इंटेंजिबल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी के अंदर जो है वो ऐड भी कर लिया, और इनको 2019 में पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंदर। लेकिन अब ये यूरोप में ही रहती थी क्योंकि यूरोप के अंदर इन्होंने प्रमोट किया है इंडियन डांस को, तो कथकली से ये बिलोंग करती। तो याद रखना है जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहाँ की नागरिक थी, वैसे ये बिलोंग कहाँ से करती थी, इटली से। अब आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, जो कि अब इस पिक्चर से करोगे। CSIR एंड इंस्टीट्यूट पेस्ट्योर ने एक MOU साइन किया है। इंस्टीट्यूट पेस्ट्योर जो है वो फ्रांस का एक इंस्टीट्यूट है, जिन्होंने इंडिया का जो काउंसिल साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च है उनके साथ एक MOU साइन किया है, ताकि हम ग्लोबल ह्यूमन हेल्थ के ऊपर क्या करेंगे, काम करेंगे, हेल्थ को और इम्प्रूव हमने करना है। तो इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम जो है नई नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, जो भी आजकल की टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करके, नई लेबॉर्ट्रीज बना के, नई तरह के हम जो है वो वैक्सीनेशंस बना के जो है वो हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे, और इंटरनेशनल नेटवर्क या इंटरनेशनल लेवल पे हम हेल्थ को इम्प्रूव करने का प्रयास जो है वो करेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ पिक्चर से ही आप इसको याद रखेंगे। अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, लेकिन वीडियो को लाइक करना है, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम ग्रुप को आप इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है जिसने policybazaar.com के साथ टाई अप किया है, ताकि एक स्मार्ट सिक्योर प्लान जो है वो होम मेकर्स जो वाइफ्स हैं उनके लिए जो है वो दिया जा सके। तो ये रिसेंटली स्टार्ट किया है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने। तो सिंपली क्वेश्चन को जो है वो स्लाइड से याद रखना है, आंसर क्या होगा, सी होगा। तो मैक्स लाइफ पॉलिसी बाजार ने जो है वो इंडिपेंडेंट टर्म इंश्योरेंस कवर निकाला है होम मेकर्स के लिए, मतलब जो घर में रहती हैं महिलाएं और काम करती हैं उनके लिए एक इंडिपेंडेंट इंश्योरेंस प्लान जो वो दिया है। क्योंकि अभी तक क्या होता था कि जो होम मेकर्स थे उनको जो है वो एक प्लान तो दिया जाता था, लेकिन उनके हस्बैंड की अर्निंग के बेसिस पे दिया जाता था, एक एड ऑन कवर जो है वो दिया जाता था। लेकिन अभी इस इंश्योरेंस कवर में होम मेकर्स को जो है, अगर उनकी एनुअल इनकम जो है ओवर 5 लाख है और वो 18 से 50 के बीच में है, तो उनको एक इंडिपेंडेंट इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा 25 लाख से लेके 49 लाख रुपीस तक का। तो आप कह सकते हो कि इंडिपेंडेंट कवर है, और इसमें हस्बैंड का जो टर्म इंश्योरेंस है वो कवर होना ज़रूरी नहीं है, अब वो नेसेसिटी नहीं है, तो आप एक अलग से भी जो है वो इनको अलग से जो है वो होम मेकर्स को इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगा मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। सिंपल क्वेश्चन को याद रखेंगे। और न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसके MD और CEO कौन है, प्रशांत त्रिपाठी। लेकिन आपके पास बहुत से MD और CEO हैं याद रखने के लिए, तो एक बार पढ़ लें सिर्फ इसको।
अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, इंडिया और कौन सी कंट्री ने एक 150 मिलियन वर्थ वेंचर कैपिटल फंड बनाया है ताकि स्टार्टअप इकोसिस्टम को बूस्ट किया जा सके। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन होते हैं वो स्लाइड से देख लिया करो। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है वो होगा, जिसके अंदर एक वेंचर कैपिटल फंड बनाया गया है ताकि स्टार्टअप्स के अंदर इन्वेस्टमेंट हो सके और उनकी ग्रोथ जो है वो हो सके। तो इसमें जो इन्वेस्टर्स होंगे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से और इंडिया से, दोनों ही जो है वो इन स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप ये याद रख सकते हो कि इंडिया में बहुत से यूनिकॉर्न्स हो चुके हैं। यूनिकॉर्न का मतलब वो स्टार्टअप जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा हो चुकी है, तो उसको हम कहते हैं यूनिकॉर्न्स। और इंडिया थर्ड लार्जेस्ट यूनिकॉर्न्स का हब बन चुका है पूरे वर्ल्ड में। पहले पे यूएसए है, सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न्स है, 487 यूनिकॉर्न्स है। चाइना के अंदर जो है वो 301 यूनिकॉर्न्स हैं। और इंडिया तीसरे नंबर पे ऑलमोस्ट 90 यूनिकॉर्न्स जो है इंडिया के अंदर है। और यूके चौथे नंबर पे आ गया है, सिर्फ 39 यूनिकॉर्न्स हैं। और ये ग्लोबल यूनिकॉर्न लिस्ट जो है वो निकाली गई थी, उसके अंदर जो है वो ये बताया गया है। याद रखना है, इंडिया का रैंक तीसरा है, यूके का जो है वो चौथा है। तो देख सकते हो इंडिया और यूएई ने ये $150 मिलियन का स्टार्टअप इकोसिस्टम फंड जो है वो बनाया है। नेक्स्ट आते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ कमेमोरेशन इन द मेमोरी ऑफ विक्टिम्स ऑफ द हॉलोकॉस्ट। और 27 जनवरी 2022 को इस दिन को जो है वो एक तरह से रिकॉग्नाइज किया गया। ये वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर जो यूरोपियन ज्यूज थे और उनको मास किलिंग, मतलब उनको लगातार जो है वो मारा गया, बहुत ही ज्यादा लोगों को एक साथ मारा गया, तो उनको याद रखने के लिए दिन की जो है वो स्थापना की गई थी। और इसका थीम क्या है? मेमोरी, डिग्निटी और साथ में आप कह सकते हो जस्टिस। तो ये आप थोड़ा सा याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है, थीम जो है वो पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, दिन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, आईएमएफ ने इंडिया का जीडीपी फोरकास्ट जो है वो 9% कर दिया है। पहले जो है वो उनका अनुमान था कि इंडिया 9.5% तक जो है वो ग्रो कर सकता है फाइनेंशियल ईयर 22 में, लेकिन अब जो है वो उन्होंने 9% कर दिया, कम कर दिया है। जिस तरह से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने देखा कि इंडिया जो है वो इतना ग्रो नहीं कर पाएगा। और उन्होंने ग्लोबल लेवल पे अगर आप देखोगे, वो भी जो है वो कम किया है, क्योंकि 5.9% जो है वो उनका 2021 का था, अब इन्होंने 4.4% कहा है 2022 का। और आप कह सकते हो कि आईएमएफ ने फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए भी जो है वो प्रेडिक्शन की है। फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए इन्होंने 7.1% कहा है। और नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन एनएसओ की तरफ से जो है वो 9.2% जो है वो कहा गया है। और आरबीआई की तरफ से प्रेडिक्शन की गई है 9.5%। ये दोनों फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए कहा गया है। और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के बारे में याद रखेंगे, 1944 में इसकी स्थापना की गई थी। वाशिंगटन डीसी जो है वो इसका हेडक्वार्टर है यूएसए में। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टीना जॉर्जिवा हैं और टोटल मेंबर कंट्रीज 190 हैं। नेक्स्ट आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट में, जिसमें पहला है कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने अप्रूव कर दिया है कि जो पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक है उसको मर्ज कर दिया जाएगा यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के अंदर। हम बहुत बार इस क्वेश्चन को कर चुके हैं कि ये 12th फाइनेंस, आप कह सकते हो स्मॉल फाइनेंस बैंक है। और ये दो कंपनीज के द्वारा बनाया गया है, एक तो सेंट्रम ग्रुप की तरफ से और एक भारत पे की तरफ से। बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम रिसेंटली कर चुके हैं कि इसके चेयरमैन कौन लगाए गए हैं? विनोद रॉय लगाए गए हैं, जो कि हमारे पुराने क्या थे? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और इसको 1 नवंबर 2021 में बनाया गया है। नेक्स्ट, डी कमीशन आईएनएस खुखरी को हैंड ओवर कर दिया गया है ड्यू एडमिनिस्ट्रेशन को, ताकि वो इसको एक म्यूजियम के तौर पे क्या कर सकें? डेवलप कर सकें। तो 73rd रिपब्लिक डे रिसेंटली बनाया गया, तो उस टाइम पीरियड पे आप कह सकते हो आईएनएस खुखरी, जो कि सरफेस टू सरफेस मिसाइल फिटेड एक वेसल है, तो उसको हैंड ओवर कर दिया गया है। किसके पास हैंड ओवर कर दिया गया है? ये हैंड ओवर कर दिया गया है ड्यू एडमिनिस्ट्रेशन को। और 1971 के जो आप कह सकते हो इंडो पाक वॉर के हीरोज हैं, उनको सम्मानित करने के लिए इसको म्यूजियम के तौर पे डेवलप किया जाएगा ड्यू एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, दमन एंड ड्यू एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। आईएमएफ वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं। नई लिजर्ड की स्पीशीज जो है वो डिस्कवर की गई है अरुणाचल प्रदेश में। अगर आपने नाम याद रखना, आप याद रख सकते हो, इसका नाम है प्रोटो ब्लीफेरस। और पूरा नाम है प्रोटोब्लीफेरस अपातानी। और अपातानी एक ट्राइब है, कौन सी स्टेट की? अरुणाचल प्रदेश की, जिसके कारण इसका नाम जो है अपातानी के नाम पे रखा गया है। और अरुणाचल प्रदेश जीरो वैली एरिया में ये ट्राइब आपको मिलती है। नेक्स्ट, रशिया के असलान कारात्सेव को जो है वो सिडनी टेनिस टाइटल जीत लिया, इन्होंने एंडी मुरे को हराया था, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इंटरनेशनल कस्टम डे 2022 26 जनवरी को मनाया गया, ये याद रखना है। और इसका थीम था स्केलिंग अप कस्टम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बाय एम्ब्रेसिंग ए डाटा कल्चर एंड बिल्डिंग ए डाटा इकोसिस्टम। तो एग्जामिनर नहीं पूछेगा, बहुत बड़ा है। इसमें कस्टम ऑफिशियल्स का जो रोल है पूरे देश को आगे लेके जाने में, और उनको बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए जो है वो जाना जाता है, तो उनको सम्मानित करने के लिए दिन जो है वो मनाया जाता है।
तो सिंपल तरीके से कह सकते हो जो भी सामान हम मंगवाते हैं, जो भी बेचते हैं, तो उसमें कस्टम्स का बहुत बड़ा रोल है, उनके ऑफिशियल्स का बहुत बड़ा रोल है, ताकि इलीगल नेटवर्क को जो है वो कम किया जा सके और देश जो है वो तरक्की कर सके। तो इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन भी है जिसको हम कहते हैं WCO, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 98% वर्ल्ड का ट्रेड जो है वो होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको मैनेज करती हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का? बेल्जियम के अंदर है, ब्रसल में है, और 183 जो है वो इसकी मेंबर कंट्रीज हैं। अब आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के ऊपर। 26 और 27 जनवरी 2022 का क्वेश्चन क्या था? द मेंबर ऑफ BFS बोर्ड इज चेयर बाय। हम दो तीन से लगातार BFS के बारे में जिक्र कर रहे हैं। तो इस बोर्ड की स्थापना जो है वो मनी मार्केट को कंट्रोल करने के लिए की गई थी, एक ऑटोनमस बॉडी जो RBI के अंडर काम करती है, और इसके चेयरमैन जो हैं वो RBI के गवर्नर रहेंगे, और इसके जो वाइस चेयरमैन रहेंगे वो वन ऑफ द डिप्टी डायरेक्टर रहेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, तो याद रखना है। आंसर इसका बहुत ही सिंपल होगा, जितने बच्चों ने आंसर दिया सब सही है, बी आंसर जो है वो इसका होगा। क्वेश्चन ऑफ द डे के ऊपर आते हैं। BFS बोर्ड के जो मेंबर हैं वो कितने टाइम पीरियड के लिए अपॉइंट किए जाते हैं? तो आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज फिर एक क्वेश्चन है BFS से रिलेटेड, तो सारी चीजें मेरे ख्याल से कवर हो गई BFS से रिलेटेड, लेकिन फिर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर जरूर बताएंगे। लेकिन वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी के अभी, और टेलीग्राम ग्रुप और बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके। और ये टेलीग्राम ग्रुप आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर सकते हैं। और ये अफेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा। इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहें, लेकिन लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लोगे, हमेशा खुश रहोगे स्माइली की तरह। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।